आज का जो अपना टॉपिक है वह है बीए पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज गौर राज्य अर्थात मोहम्मद गोरी से संबंधित है। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का मूल निवासी था। गौर राज्य वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित था और उस समय गजनी व किरात राज्य के मध्य स्थित था। गौर राज्य के शासक ईरान के निवासी थे। गौर राज्य का प्रथम व्यक्ति संसब था, इसलिए गौर राज्य के शासक ससनबी वंश के कहलाते थे। यह तुर्क थे और सुन्नी धर्मावली थे। इस्लाम के अंतर्गत यानी कि सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे। गजनी और गौर राज्य के मध्य परंपरागत शत्रुता थी। महमूद गजनबी ने 1009 व 10 में गौर राज्य पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद गौर राज्य के ससनबी तुर्कों ने पुनः गौर राज्य पर अधिकार कर लिया। गजनी में महमूद गजनबी वंश का अंतिम शासक बहराम शाह था और बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह गौर राज्य के शासक कुतुबुद्दीन के साथ किया, किंतु कुछ समय बाद बहराम और कुतुबुद्दीन के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे और कुतुबुद्दीन को बहराम शाह ने मौत के घाट उतार दिया। कुतुबुद्दीन की हत्या का बदला लेने के लिए उसके छोटे भाई सैफुद्दीन ने गजनी राज्य पर आक्रमण किया, किंतु परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया। सैफुद्दीन के बाद उसका भाई अलाउद्दीन गजनी गौर राज्य का शासक बना। अलाउद्दीन ने गजनी राज्य पर आक्रमण कर गजनी को लूटा और गजनी राज्य को जला दिया। अतः अलाउद्दीन मध्यकालीन भारत के इतिहास में जहां सोज
अर्थात विश्व को जलाने वाले जहां-सोज के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन के बाद उसके चचेरे भाई गयासुद्दीन गौर राज्य का शासक बना। गयासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। यही शिहाबुद्दीन भारत में मोहम्मद गोरी के नाम से सुविख्यात हुआ। गयासुद्दीन ने अपने भाई शिहाबुद्दीन, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से सुविख्यात हुआ, मोहम्मद गोरी को गजनी का हाकिम बना दिया। मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था। गजनी छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के साथ उसके अच्छे संबंध थे। यही कारण था कि अपने भाई गयासुद्दीन की बिना अनुमति के उसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वह भारत को जीतना चाहता था, भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और भारत पर इस्लाम धर्म का प्रसार आदि करना चाहता था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के विद्वान निम्न कारण बताते हैं। साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद गोरी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करना चाहता था, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति था। दूसरा उसका कारण धन संपदा प्राप्त करना, क्योंकि उस समय गजनी और गौर दोनों पर उनका अधिकार था और वह एक उपजाऊ वहां के प्रदेश नहीं थे और भारत से वह धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। तीसरा कारण पंजाब में अंतिम गजनी वंश के शासक का अंत करना था। चौथा जो कारण है वह यह है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अतः मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक गजनी पर उसका शासन रहा। महमूद गोरी के ने निम्न आक्रमण किए। उसका 1175 में प्रथम जो आक्रमण हुआ वह मुल्तान तथा सिंध। मुल्तान पर उस समय करमपंथी शिया धर्मावली का शासन था।
गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कर मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के संबंध में यह कहा जाता है कि उस समय सिंध में भट्टी राजपूतों का शासन था और वहां की रानी मोहम्मद गोरी के वचनों में फंस गई और उसके बाद सिंध तथा उच्च पर भी गौरी का अधिकार हो गया। किंतु अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि उस समय सिंध पर भी मुस्लिम शासन था। इन दोनों पर अधिकार करने के बाद 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात में स्थित अनिलवाड़ा पर आक्रमण करता है। उस समय अनिलवाड़ा का राजा चालुक अर्थात सोलंकी वंश का मूल राज्य द्वितीय का शासन था। यह एक अल्पवयस्क था। वास्तविक यहाँ की अनिलवाड़ा की सत्ता इसकी माता रानी नाइक के हाथ में थी। मोहम्मद गोरी को यहां पर पराजय का सामना करना पड़ा। यह भारत में उसकी प्रथम पराजय थी। अतः मोहम्मद गोरी ने अब इस मार्ग को छोड़ा और पंजाब का मार्ग अपनाया भारत को जीतने के लिए। अतः मोहम्मद गोरी ने 1179 में पेशावर पर आक्रमण किया। पंजाब के अंतर्गत था और वहां पर गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुशक या मलिक खुसरो था। वह परास्त हुआ, उसे बंदी बना लिया गया और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई और पंजाब के पेशावर पर गोरी का अधिकार हो गया। उसके बाद 1185-86 में गोरी ने पंजाब के सिहाल कोट पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 1190 ईस्वी के लगभग मोहम्मद गोरी ने सरहिंद व बठिंडा के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इन दोनों पर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य की सीमा लगती थी तथा उसके हाकिम यहां पर शासन करते थे। अतः तब पृथ्वीराज तृतीय अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश का प्रतिभावान शासक था, क्योंकि अजमेर और दिल्ली दोनों पर इसका शासन था।
इतिहास में यह राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अतः पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुआ और परास्त होने के बाद वह वापस स्वदेश लौट गया। मोहम्मद गोरी को अपनी यह पराजय बहुत बुरी आखिरी उसने पुनः युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। आराम और नींद को हराम बना दिया और अपने अथक परिश्रम से अपनी सेना को सुसंगठित किया। मुस्लिम इतिहासकारों का तो यहां तक कथन है कि उसने वस्त्र भी नहीं बदले और कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी पुनः एक शक्तिशाली सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तराइन के मैदान में आ गया। अतः दोनों के मध्य पुनः 1192 में तराइन का द्वितीय अर्थात दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुलावे में रखा। जब दोनों की सेना आमने सामने थी, अतः पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास अपना दूत भेजा कि वह यहां अपने बड़े भाई की अनुमति से आया है, अतः क्यों ना अस्थायी समझौता किया जाए और जब तक उसके भाई का संदेश नहीं आए तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं किया जाए। अतः पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बुलावे में रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रातःकाल तुर्की सेना ने राजपूत सेना पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजपूत सैनिकों के ऊपर हुए अचानक आक्रमण से खलबली मच गई और पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय हुई। मुस्लिम इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज परास्त हुआ, उसे बंदी बना लिया गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भी पृथ्वीराज जीवित रहा। उसके दरबारी कवि वे उसके मित्र चंद्रबरदाई भट्ट के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार
उसे गौरी अपने साथ गजनी ले गया था। बाद में उसने गौरी को वहां पर मारा और स्वयं भी खुद के द्वारा उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मुस्लिम इतिहासकार इस मत को नहीं मानते, क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक सिक्का अजमेर में के टकसाल में प्राप्त हुआ था, जिसमें एक और मोहम्मद बिन शाम, दूसरी ओर राय पिथौरा अर्थात पृथ्वीराज अंकित था। इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक पृथ्वीराज जीवित था, बंदी था मोहम्मद गौरी के अधीन, किंतु संभवतः वह मोहम्मद गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र या चाल चल रहा था और बाद में मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गौरी ने करवा दी। इसके बाद दिल्ली और अजमेर पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और दिल्ली और अजमेर का अपना हाकिम अपने सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी का जो महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वह 1194 ईस्वी का चंद्रवार का युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल अर्थात राठौड़ वंश की शाखा है गहड़वाल, जयचंद और गौरी के बीच। जयचंद ने तराइन के युद्ध में भी पृथ्वीराज की सहायता नहीं की, क्योंकि पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य शत्रुता थी। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया था। अतः मोहम्मद गौरी ने जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपसी फूट का लाभ उठाया। 1194 में कन्नौज के गहड़वाल वंश के शासक जयचंद पर गौरी ने आक्रमण किया और जिस समय जयचंद की विजय होने वाली थी उसी समय अचानक जयचंद का हाथी बिगड़ गया। जयचंद युद्ध में परास्त हुआ, मारा गया और मोहम्मद गौरी का बनारस और कन्नौज आदि पर अधिकार हो गया। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तब मोहम्मद गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। उस समय मोहम्मद गौरी के मध्य एशिया में स्थित खवारिजम राज्य के साथ संघर्ष हुआ। 1204 व 5 ईस्वी के लगभग
मध्य एशिया की जाति कराखिताइयों की मोहम्मद गोरी ने सहायता की थी। खवारिज्म के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने जिस समय खवारिज्म पर आक्रमण किया, तब दोनों के मध्य अंदुक का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुआ और वह अपनी जान बचाकर गजनी की ओर भाग गया। इस पराजय का लाभ पंजाब में स्थित खोखरों ने उठाया। पंजाब में खोखरों ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अतः मोहम्मद गोरी यह नहीं चाहता था कि उसने भारत के अनेक राज्यों को जीतकर जो उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उसको खोखरे नष्ट कर दे। अतः 1205 व 6 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। हजारों की तादाद में खोखरों को मौत के घाट दिया, के गांव जला दिया। ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी जा रहा था। उस समय